प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता संभालने के साथ विरासत में कई चुनौतियां मिली। आजादी के 7 दशक बाद भी कई समस्याएं जस की तस बनी रहीं। इनमें सबसे बड़ी और जोखिम भरी समस्या जम्मू कश्मीर की थी। आतंकवाद, अलगाववाद, दुश्मन देशों की साजिशें, मतलब एक ऐसी जमीन जहां हर कदम पर जोखिम था। मगर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव लेकर आए। यह ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे मुमकिन हुआ, क्या क्या हुआ? कश्मीर समस्या का इतिहास वहीं से शुरू करते हैं जब सौदेबाजी हुई थी। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। फैसला 26 जनवरी 1992 को हो गया था। फैसला कश्मीर के भारत का मुकुट होने का। फैसला कश्मीर के भविष्य का, तरक्की का, खुशहाली का, कश्मीर में अमन का। लेकिन इस फैसले को अमल में लाने में एक दो अड़चनें थी। उन्हें दूर करने में 27 बरस लगे। आखिरकार 5 अगस्त 2019 की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही कश्मीर तमाम बंधनों से आजाद हुआ। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान कर पक्की मोहर लगा दी कि अब कश्मीर में न आतंक बचेगा न आतंकी। कश्मीर की धरती पर अनुच्छेद 370 जैसे शूल फिर कभी उग नहीं पाएंगे। आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं वो कान खोल करके सुन ले। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। आर्टिकल 370 कश्मीर में आतंकी आकाओं का, पाकिस्तान परस्तों का औजार था, जिसके नाम पर राजनीति होती थी। तफसील से जानते हैं सब कुछ। इतिहास के उस हिस्से से गुजरते हैं जिसे मिटाने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर, जहां है स्वयंभू बाबा बर्फानी, जहां त्रिकूट पर्वत पर विराजती हैं माता वैष्णो देवी। ऋषि कश्यप की वही तपोभूमि, जहां महाभारत काल में अर्जुन ने की तपस्या, जिसकी राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया। कनिष्क ने जहां बौद्ध परिषद बुलाई, जहां के सम्राट ललितादित्य मुक्ताबड़ ने मध्य एशिया तक राज किया। वही कश्मीर जिसे अफगानिस्तान के दुर्रानी सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने शमशीर पर रखा, जहां कभी सिख महाराजा रणजीत सिंह का केसरिया ध्वज लहराया। उसी जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों ने सिर्फ 75 लाख रुपए में बेच डाला था। 16 मार्च 1846, अमृतसर, पंजाब। अंग्रेजों ने भीषण लड़ाई में सिख राजाओं को परास्त किया था। हार के बाद महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी 2 बड़े अंग्रेज अफसरों के साथ एक सौदे के लिए अमृतसर में जुटे थे।
अंग्रेज अफसरों के नाम थे फ्रेडरिक करी और ब्रेवेट मेजर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस। इनके साथ जम्मू कश्मीर की सेल डीड डोगरा राजा गुलाब सिंह के साथ होनी थी। जम्मू कश्मीर रियासत की कीमत तय की गई 75 लाख नानक शाही रुपया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर पर तत्कालीन गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग ने मोहर लगाई, जिसके बाद डोगरा राजाओं ने अंग्रेजों की शर्तों पर जम्मू कश्मीर में सत्ता संभाली। गुलाब सिंह के बाद जम्मू कश्मीर में उनके बेटे रणबीर सिंह ने 1856 से 1885 तक, फिर रणबीर सिंह के बेटे प्रताप सिंह ने 1885 से 1925 तक राज किया। 1925 में प्रताप सिंह के छोटे भाई के बेटे हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा बने। बंटवारे और देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर तिराहे पर आ पहुंचा था, जहां एक तरफ डोगरा राजा थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान। तीसरा रास्ता भारत का था। 72 दिन की कश्मकश के बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए हमला कर दिया, तब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने श्रीनगर में मोर्चा संभाल लिया। तब तक पाकिस्तानी सैनिक और कबीलाई लड़ाके जम्मू कश्मीर की 1/3 जमीन पर कब्जा जमा चुके थे। दुश्मन सेना तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बारामूला में कबीलों के कपड़ों में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने लूटपाट और नरसंहार शुरू कर दिया था। लेकिन जब भारत के शूरवीरों से पाकिस्तानी फौज का मुकाबला शुरू हुआ तो बाजी पलट गई। घुसपैठियों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ खदेड़ कर मारा। श्रीनगर, जम्मू, लेह और लद्दाख से दुश्मन सेना को पीटकर भगा दिया गया। जब भारतीय सेना लगातार बढ़त बनाने लगी तब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र भागा। इसके बाद आधिकारिक तौर पर भारत ने जनवरी 1948 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह मामला उठाया, जहां यूएन में पाकिस्तान ने युद्ध को कबीलाई विद्रोह साबित करने की नाकाम कोशिश की। वहीं भारत ने पाकिस्तान के सारे झूठ का सबूतों के आधार पर पर्दाफाश किया। 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान ने सरेंडर करते हुए युद्ध विराम की गुहार लगाई। जिन शर्तों पर भारत युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ, उन्हें भी पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। युद्ध विराम की जरूरी शर्तें ये थीं। पहली, अस्थायी नियंत्रण रेखा तय की जाए। आगे चलकर यही लाइन ऑफ कंट्रोल कही जाने लगी। पाकिस्तान कश्मीर के कब्जे वाली जमीन खाली करे, फिर जनमत संग्रह होगा। सीमा पार पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती में कमी की जाए। आदत से मजबूर पाकिस्तान दुनिया को सिर्फ धोखा देता रहा। वहीं जिस यूएन में कश्मीर का हल निकलना था, वहीं ये पहेली बनकर उलझा दिया गया था। पाकिस्तान ने वक्त वक्त पर युद्ध के जरिए जम्मू कश्मीर पर कब्जे की कोशिशें की। हर बार पाकिस्तान हारता रहा। 1965 से कारगिल तक पाकिस्तान मार खाता रहा। जब युद्ध में भारत से कभी भी जीत नहीं पाने का यकीन पाकिस्तानी जनरलों को हुआ, तो फिर कश्मीर को आतंक का गढ़ बनाने की साजिशें शुरू की गईं। मजहबी उन्मादी, अलगाववादी और आतंकी संगठनों ने कश्मीर घाटी को बारूदी बियाबान बना दिया था। 90 के दशक के उसी दौर में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में कदम रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट 10 नवंबर 2025 को एनआईए की एक अपील पर सुनवाई करेगी। अपील में एनआईए ने सजा याफ्ता आतंकी सरगना यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को फांसी में बदलने की मांग की है। यासीन मलिक का दामन कश्मीरी पंडितों के खिलाफ चलाए गए आतंक और हिंसा के लिए दागदार है। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सरगना है। 2017 में यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया। यासीन मलिक को लश्कर चीफ हाफिज सईद के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया था। पाकिस्तानी जनरलों के इशारे पर यासीन जैसे कई आतंकी आकाओं ने कश्मीर घाटी को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया था। 14 सितंबर 1989 से यह सिलसिला शुरू हुआ। 14 सितंबर 1989, चिंकरा मोहल्ला, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने टीकालाल टपलू को गोलियों से भून दिया। पेशे से वकील टपलू तब घाटी में बीजेपी उपाध्यक्ष थे। यह हत्याकांड घाटी से कश्मीरी पंडितों को जड़ से उखाड़ने की शुरुआत थी। इसके बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू और पत्रकार प्रेमनाथ भट्ट की जान ली गई।
19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकल जाने का फरमान लाउडस्पीकर पर बजने लगा। लाखों कश्मीरी पंडित रातों रात घाटी से पलायन करने लगे थे। आतंक के साये में जी रहे कश्मीरियों की आवाज तब नरेंद्र मोदी बने थे। आतंकियों और अलगाववादियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एकता यात्रा निकालने की योजना बनाई। एकता यात्रा के सफल आयोजन का जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। एकता यात्रा देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने तक निकाली जानी थी। नरेंद्र मोदी ने एकता यात्रा की शुरुआत जिस अंदाज में की, उसने देशवासियों का दिल जीत लिया। शहीद आजम भगत सिंह के भाई राजेंद्र सिंह, आजादी की लड़ाई में फांसी का फंदा चूमने वाले राजगुरु के भाई देवकी नंदन, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के बेटे जुबैद अहमद और अली हसन, एक जगह एक फ्रेम में महान विभूतियों को जुटाने का अद्भुत आइडिया नरेंद्र मोदी का था। आतंक के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने देशभक्तों की ऐसी कतार खड़ी कर दी जो हर गुजरते दिन के साथ आगे ही बढ़ती गई। 11 दिसंबर 1991 को कन्याकुमारी में एकता यात्रा के शुभारंभ की ये तस्वीर देखिए, जिसमें मुरली मनोहर जोशी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सौंपा गया था। लेकिन कन्याकुमारी में एकता यात्रा के लिए लोगों को जोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु जैसे प्रदेश में जमीन भी तैयार नहीं थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने देश भर से कार्यकर्ताओं को कन्याकुमारी तक आने का आह्वान किया। उन्होंने एक एक आदमी का ख्याल खुद रखा। एकता यात्रा में शामिल रहे केतन देवानी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें किस तरह एकता यात्रा में जोड़ा। त्रिवेंद्रम जाना था, वहाँ से फिर कन्याकुमारी से यात्रा चलने वाली थी। तो मैंने नरेंद्र भाई को बताया कि भाई मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा त्रिवेंद्रम में आकर, मुझे तो कोई जानता नहीं है, मैं कैसे आऊँगा। बोले तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा स्टेशन पर। तो जब मैं त्रिवेंद्रम पहुँचा तो सच में नरेंद्र भाई स्वयं वो लेने मुझे स्टेशन पर आए। एकता यात्रा में नरेंद्र मोदी दूसरों का ख्याल रखते थे, लेकिन उनकी फिक्र कौन करता था, ये जानिए यशोधरा राजे सिंधिया से। आदरणीय मोदी जी के दरवाजे पे उनने 1 बजे रात को खटखटाया तो मोदी जी आश्चर्य होके निकले बाहर अपने कमरे से। तो ने कहा जी राजनाथ जी क्या, और ये दूध ये जिसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है ताकि आपकी सहूलियत ठीक हो, आप इसको पीजिए ताकि आपको आगे के लिए भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो राजमाता साहब जैसे हस्ती इतनी बड़ी तैयार हैं सबको देखने के लिए। हम लोग जो यात्रा में लगे हुए हैं एक एक को पूछ रही हैं। तो वो चीज़ मोदी जी हमेशा रिपीट करते हैं जब हम जैसे लोगों से मिलते हैं कि मैं भूल नहीं सकता। यात्रा बहुत लंबी थी, सभी राज्यों में अलग अलग प्रभारी थे, उनका कोऑर्डिनेशन नरेंद्र मोदी करते थे। इन सब के बीच उन्हें आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले ओजस्वी भाषण भी देने होते थे। 26 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराकर आतंकियों और उनके आकाओं की हैसियत बता दी। इसके बाद जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी कश्मीर को लेकर उनकी फिक्र देखते ही बनती थी। 2006 में हुई आतंकी वारदात के बाद की कहानी बताते हुए नरेंद्र मोदी के आंसू छलक आए थे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी कितने सेंसिटिव हैं, इसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा से अपनी विदाई के मौके पर बताया था। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में और मई में
जब दरबार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से, मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया, मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने भारत की अखंडता के लिए कश्मीरियों के सभी गिले शिकवे दूर किए हैं। 2014 का साल, जम्मू कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई थी। सिंधु और झेलम का उफनता दरिया जम्मू कश्मीर में कहर ढा रहा था। सूबे के 16 जिले जलमग्न हो गए थे। बाढ़ की विनाश लीला श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बांदीपुरा में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही थी। कश्मीर को बाढ़ त्रासदी से उबारने के लिए खुद पीएम मोदी ने कमान संभाली थी। सैलाब ने धरती के स्वर्ग को सन्न कर दिया था। श्रीनगर के बाढ़ में डूब जाने का खतरा मंडराने लगा था। कुदरती आपदा से लोहा लेने भारतीय सेना को उतरना पड़ा। लाखों लोग बेघर और बेसहारा थे। कश्मीर घाटी में राहत बचाव के काम की निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को मदद पहुंचाने के लिए जितना हो सका उतनी आर्थिक मदद पहुंचाई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के लिए 1602.56 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री राहत कोष से 770 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई। जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता करते हुए 2437 करोड़ रुपए दिए गए। कुल मिलाकर विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए 5000 करोड़ की आर्थिक मदद की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबेन से जन्मदिन पर मिले उपहार को भी जम्मू कश्मीर की मदद के लिए सौंप दिया था। यही नहीं, पीएम मोदी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन का मजबूत ढांचा तैयार किया। बाढ़ त्रासदी से बचाने वाले नरेंद्र मोदी की तब से दिल खोलकर तारीफें शुरू हुई। लेकिन कश्मीर को लेकर पीएम मोदी के प्लान का आइडिया किसी को नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया। सबसे पहले निशाने पर लिए गए पाकिस्तान परस्त अलगाववादी। पीएम मोदी ने टेरर के इकोसिस्टम पर प्रहार किया। अलगाववादियों की फंडिंग पर लगाम लगाई गई। घाटी में बात बात पर पत्थर बरसाने वाले गिरोहों की शिनाख्त शुरू की गई। पत्थरबाजों और उनके कमांडरों की कलई खुलने के बाद उन्हें जेल का रास्ता दिखाया गया, जिससे पत्थरबाजी का ग्राफ गिरने लगा। साल 2016 में कश्मीर में 2808 बार पत्थरबाजी हुई थी। साल 2017 में यह घटकर 1261 तक पहुंच गई। अगले साल 2018 में सिर्फ 759 बार पत्थरबाजी हुई। 370 के खात्मे के बाद पत्थरबाज कश्मीर की गलियों से गायब हो गए। आतंक के पोस्टर बॉय बनने की ख्वाहिश रखने वालों को सुरक्षा बल ने सीधे जहन्नुम का टिकट थमा दिया। घाटी में टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया, जिसमें चुन चुनकर आतंकी कमांडरों को ठिकाने लगाया गया। आतंकियों का सफाया शुरू होते ही हमलों में भारी कमी आई। साल 2019 में जम्मू कश्मीर में 286 आतंकी हमले हुए थे। साल 2020 में घाटी में आतंकी हमले घटकर 126 रह गए। 2 साल बाद 2022 में कश्मीर घाटी में सिर्फ 95 आतंकी वारदात दर्ज हुई। 2023 में सिर्फ 41 आतंकी हमलों की कोशिशें की गई। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर आंकड़े में कहना चाहता हूं समाप्ति के कगार पर है। आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी, नागरिकों की मृत्यु 1770 हुई थी, अब नागरिकों की मृत्यु 357 हुई है। मान्यवर 80% की कमी, और सिक्योरिटी फोर्सेस 1060 मारे गए थे, अब 542 मारे गए हैं। मान्यवर 49% की कमी। मोदी सरकार ने कश्मीर के लोकल टेरर नेटवर्क तबाह करने के लिए 2 फ्रंट पर बराबर काम किया। एक तरफ आतंक पर प्रहार तो दूसरी तरफ कश्मीर का विकास किया गया।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 के बाद 80,000 करोड़ रुपए के निवेश से जम्मू कश्मीर में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। मार्च 2025 तक भारत नेट के तहत 9,789 फाइबर टू होम कनेक्शन शुरू किए गए। एम्स जम्मू और एम्स अवंतीपुरा को पीएम मोदी ने धरातल पर उतारा। 2019 तक जम्मू कश्मीर के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। श्रीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल दर्जा देकर आधुनिक टर्मिनल बनाया गया। मोदी सरकार की कोशिशों से कश्मीर में साल 2023-24 के बीच रिकॉर्ड तोड़ 2 करोड़ 12 लाख पर्यटक पहुंचे। जब श्रीनगर में G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो हर कश्मीरी को गर्व से उसका सीना भर जाता है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। 2023 में श्रीनगर में हुई G20 शेरपा मीटिंग ने नए कश्मीर की इंटरनेशनल इमेज बना दी। वहीं चुनावों में जन भागीदारी ने कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को धुआं कर दिया। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों में 70% से ज्यादा मतदान हुआ। इसके बाद 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों में वोटर टर्नआउट 63.88% दर्ज हुआ। हिंसा, आतंकवाद मतलब कश्मीर का नाम आता है, लेकिन उस कश्मीर में पंचायतों के चुनाव हुए। 30,000 के करीब लोग मैदान में थे। एक पोलिंग बूथ पर एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। लोकतंत्र का उत्सव जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मनाया गया। जम्मू कश्मीर में शांति, लोकतंत्र और विकास का नया अध्याय शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी जब भी कश्मीर गए, उनके स्वागत में जनसैलाब उमड़ा। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। जब जब घाटी में केसर की गंध और ट्यूलिप के रंग घुलते हैं, कश्मीर से भारत की खुशबू फैलती है। धरती के इसी स्वर्ग में इंसानियत की नई तहरीर नरेंद्र मोदी ने रची है। जम्मू कश्मीर के हैदरबेग में 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा के लंगेट पार्क से LOC के पास कमान चौकी तक 108 फीट ऊंचा तिरंगा शान से लहराता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तो जम्मू कश्मीर के कई खूंखार टेरर कमांडरों के घर पर तिरंगा फहराया गया। डोडा में लश्कर कमांडर हारून उर्फ खुबैब के घर पर उसके पिता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गर्व से भारत में आस्था जताई। कश्मीर की वादियों में घर घर तिरंगा लहराना सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति अटूट आस्था और एकजुटता का प्रमाण है।